हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अचीवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इन इंडिया। या आपके सिलेबस में टॉपिक दिया होगा केवल अचीवमेंट से, ठीक है। अचीवमेंट या एक जगह और दिया है आपका टॉपिक अचीवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, किसके क्षेत्र में, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो अचीवमेंट का मतलब ही होता है उपलब्धियां, किसके क्षेत्र में, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के क्षेत्र में। कहाँ पर, इंडिया पे। इंडिया में मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ या कौन सी जगह पे, ठीक है, किस क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उसी के बारे में आपको इस पॉइंट में जानना है, ठीक। या आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको जानना है, ठीक। तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक। जैसे एक बार आपको ओवरली दिखा भी देते हैं। जैसे आपको पूछा है, पहले हम लोग समझेंगे अचीवमेंट के बारे में, क्या क्या उपलब्धियां हैं। फिर उसके 2-3 पॉइंट और आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, ठीक है, जो अलग अलग से थे, लेकिन हम सबको कंबाइन करके एक ही क्लास में एडजस्ट करेंगे। थोड़ी सी क्लास हो सकती है कि लंबी हो सकती है। उसके बाद आपको दिया गया है, ठीक है, एक टॉपिक दिया गया है ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर दूसरा आपका ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया आपका ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है। इतने सारे टॉपिक कौन कौन से थे आपके, देख भी लीजिए एक बार। ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक। उसके बाद दिया गया आपका ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए, आपको मेन जानना आपको अचीवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक और है जो हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक। इसके बाद आपका एक लेक्चर और होगा मेल स्टेरिलिटी के बारे में, जो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो लगभग देखिए, हम लोग 4-5 पेज आज ही कवर कर लेंगे। और आपका ये 73 पेज का PDF है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। 73 पेज का है, तो लगभग हम लोग 61 पे हैं। और आज लगभग हम लोग, आपका मान के चलिए कि 64, यानी कि 3-4 पेज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, अचीवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इन इंडिया, ठीक। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देंगे। आपको पता होगा कि गेहूं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे, आप कहें कि गंभीर बीमारी या बुरी बीमारी, आपको पता होगा ब्लैक रस्ट ऑफ वीट होता है, ठीक है। जो प्रक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिकाई एक, आप कह सकते हैं कि पेस्ट है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। पक्सिनिया के द्वारा मान लीजिए कि होता है। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, क्या, इस बीमारी से, कौन सी बीमारी से, ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज, इस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, प्लांट को प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की गई। प्लांट में क्या किया गया, प्लांट में डेवलप किया गया क्या, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि उस जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी ये, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा किया गया है। और कैसे हुआ है, तो ये आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर को सिलेक्ट करके, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर असिस्टेंट ब्रीडिंग के द्वारा, यानी कि MAS के द्वारा, मॉलिक्यूलर असिस्टेंट ब्रीडिंग के द्वारा, ठीक है, ठीक, मॉलिक्यूलर असिस्टेंट, ठीक है, सिलेक्शन के द्वारा क्या किया गया है, इसमें जो है कि डिजीज से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप्ड की गई है, ठीक है। आइए, इतनी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, क्या इसकी कहाँ कहाँ उपलब्धियाँ प्राप्त की है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक, यानी कि प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया है, उस क्षेत्र में उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है। यानी कि प्लांट अगर जिसमें रोग उत्पन्न हो रहा है, रोग हो रहा है, तो उसको डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया जाए कि उस प्लांट में उस प्रकार की डिजीज ना हो, ठीक है। चलिए, द मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग ORR मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन,
मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग को हम लोग मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड किया है डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप को, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रॉप्स को, फसलों को इन्होंने पैदा किया यानी कि बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है मास यूजेस इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट ऑफ द लीफ ब्लाइट डिजीज इन वीट प्लांट, यानी कि मास के द्वारा, यानी कि क्या मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन के द्वारा जीन रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया गया है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया गया है जो डिफरेंट क्या करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं और प्लांट की सुरक्षा करते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका इम्प्रूव्ड वेराइटी टॉलरेंस। इम्प्रूव्ड वेराइटी टॉलरेंस का मतलब क्या है, यानी कि ये टॉलरेंस के भी प्रति यहाँ पे उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है, यानी कि प्लांट में जो प्लांट की ब्रीडिंग कराई जा रही है वो ड्रॉट से लड़ सके, यानी कि सूखे से लड़ सके आपका प्लांट, ठीक है, सैलिनिटी से लड़ सके, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अगर धूप हो रही है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो धूप से भी वो लड़ सके, ज़्यादा टेम्परेचर से भी लड़ सके आपका प्लांट। इस प्रकार से प्लांट को बनाया गया है, यानी कि वो टॉलरेंस हो, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी, ड्राउट कंडीशन पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सके, इस प्रकार के प्लांट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये लिखा गया है ड्राउट कंडीशन अफेक्टेड द मेनी क्रॉप, ठीक है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर जो होते हैं, अगर ज़्यादा सूखे पड़ रहे हैं, आपको पता है भाई प्लांट क्या है, प्लांट को वाटर चाहिए भाई, जीने के लिए पानी चाहिए सभी लोग को, लेकिन है कि जैसे मान लीजिए बाई द वे, ठीक है, कोई कारणवश पानी नहीं मिल रहा है तो भी कुछ टाइम तक वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट बनाए गए हैं, जैसे मेज को, राइस को, मेज को, बार्ली को, और बहुत सारे प्लांट हैं जो कैसे बनाए गए हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया गया, यानी कि गर्मी थोड़े टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। In India, the molecular breeding has important role in identification and insertion of the drought-resistant gene in crop. Drought tolerance rice variety have developed in by using assisted molecular या molecular assisted selection। तो यानी कि इसके द्वारा किसको क्रॉप बनाया गया है, तो राइस के प्लांट की वैरायटी को, मेज के प्लांट की वैरायटी को, और बार्ली जैसे और भी क्रॉप को डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया है। ठीक, तीसरा आता है कि प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। इसका मतलब क्या है, हाई यील्ड वैरायटीज, जैसे इसका मतलब ये कि और एक क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की गई है कि प्लांट की ब्रीडिंग कराया जाए, तो प्लांट को आपस में क्रॉस कराया जाए और इसका पैदावार क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस क्षेत्र में भी उपलब्धि प्राप्त की गई है इंडिया ने। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे जैसे भाई जो क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होती है, अनाज होते हैं, तो अगर हम लोग ऐसी वैरायटी बनाएं जो कम वैरायटी हो, यानी कि कम प्लांट में ज़्यादा उत्पादन हो। सपोज कि जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल खेत में, ठीक है, 1 बीघा है मान लीजिए, उसमें 10 कुंटल प्लांट होता है, तो रजिस्टर्ड प्लांट ऐसे बना दी जाए कि 1 बीघा में 15 कुंटल अगर प्लांट हो रहे हैं, यानी कि 15 कुंटल अनाज हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, वो ये हुआ कि भाई हाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हाई यील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार की वैरायटी भी बनाई गई है। ठीक है, उसके साथ देखिए, हाँ लैंग्वेज से बातों को समझिए, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी इन इंडिया। द कॉटन प्लांट मास हैज़ बीन यूज टू द आइडेंटिफाई इंसर्शन जीन्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट हाई यील्ड एंड फाइबर क्वालिटी। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी भी इससे उत्पन्न होती है और ज़्यादा मात्रा में भी उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी का मतलब, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे भाई होता है कि ना भाई कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे राइस का ही प्लांट मान लीजिए या फिर आप मस्टर्ड का प्लांट मान लीजिए, ठीक है, तो कुछ मस्टर्ड प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उसकी जो ऑयल जो निकलते हैं वो अच्छे नहीं होते। कहने का मतलब कि सीड तो लगभग मान लीजिए ठीक है, ठीक है, होता ये है कि भाई सीड तो अगर मान लीजिए आपने बोया, कुछ पतले सीड निकले, कुछ क्या बड़े सीड निकल गए, अब क्या होगा, अब इससे जो ये दो क्रॉप के जो प्लांट निकलेंगे, ऑयल जो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, वो क्या होंगे, वो थोड़े से अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे,
तो प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से इस क्षेत्र में भी यानी कि क्वालिटी भी अच्छी है उसकी, इसके क्षेत्र में भी उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है। तो देखिए द मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा गया है कि आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से मस्टर्ड सीड हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन द ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट को बनाया गया है मस्टर्ड का जिसकी क्या क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई है, यानी कि प्लांट को ग्रो कराया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके यानी कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की सहायता से। तो प्लांट की जो सीड है वो भी बड़ा हो रहा है और उसकी अच्छी क्वालिटी में उसके ऑयल भी निकाले जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप लॉसेस। क्रॉप लॉसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रिड्यूस इन क्रॉप लॉसेस करने का मतलब, जिससे मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, कोई सपोज कीजिए कोई प्लांट है या आप क्रॉप है, कोई क्रॉप है, अगर इस पर इंसेक्ट लग जाए, इस क्रॉप पे अगर इंसेक्ट लग जाए तो क्या उसमें अच्छे से प्रोडक्शन हो सकते हैं? तो भाई जाहिर सी बात है नहीं होंगे। ठीक, सपोज करिए गेहूँ के प्लांट है, इस पर बहुत सारे क्या लग गए, बहुत सारे इंसेक्ट है या फिर बहुत सारे मान लीजिए कि पेस्ट लग गए। अब क्या इसमें प्रोडक्शन सही से होगा? तो नहीं होगा। तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस पर कोई अगर बाहरी पैथोजन आता है तो इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लॉस ना हो, कम ना हो जाए, इसलिए इसके क्षेत्र में भी इसको क्या किया गया है, इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पेस्ट से और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बनाया गया है, उससे लड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक, चलिए समझिए इस बात को लेंगे इसमें। द पेस्ट and insect resistant crop can be produced by using molecular marker. The breeding crops can produced by molecular breeding which control the insect and hence from the loss of reduction। यानी कि भैया इसका मतलब ये, जब भाई आप इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल कर देंगे कि भाई हमारे प्लांट पे न लगे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, रिड्यूस ना होगी, यानी कि उसका प्रोडक्शन रिड्यूस ना होगा। ठीक, चलिए आगे समझिए। अगला है ब्रीडिंग फॉर साइकिल फैक्टर ब्रीडिंग साइकिल। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। इसका मतलब ये है, जैसे सिंपल अगर हम लोग ब्रीडिंग की बात करें तो सिंपल ब्रीडिंग किस प्रकार से होती है? सिंपल ब्रीडिंग यही होता है कि भाई दो प्लांट को लिया जाए और आपस में क्रॉस करा करके एक नए प्लांट को बनाया जाए, इसको हम लोग सिंपली ब्रीडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, अगर नई जाति आपको बनानी है और अच्छी क्वालिटी को, तो इसमें ज़्यादा समय लगते हैं। कैसा ज़्यादा समय लगता है उसको समझिए। जैसे आपने दो वैरायटी को क्रॉस कराया और एक अच्छी वैरायटी उत्पन्न हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि आप केवल दो ही प्लांट को क्रॉस कराएंगे, बहुत सारे प्लांट को आपने मान लीजिए कि 50 प्लांट आपने लिया या 100 प्लांट आपने मान लीजिए, 100 प्लांट आपने लिया, आपस में सबका आपने क्रॉस कराया, उसमें से आपको लगभग 30 प्लांट अच्छी क्वालिटी के मिल गए। ठीक, अब आपने क्या किया, उस 30 प्लांट को फिर से आपने क्रॉप कराया। ठीक है, पहली बार आपने करा दिया, फिर से कराया, तो आपको लगभग 20 अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिल गए, यानी कि दो बार आपने क्रॉस करा दिया। अब फिर उस 20 प्लांट को आपने फिर से क्रॉस कराया, तो आपको 15 प्लांट या मान लीजिए कि 12 प्लांट ऐसे मिले जो अच्छी क्वालिटी के थे, तो 3 बार आपने क्रॉस कराया। फिर आपने 12 प्लांट को फिर से क्रॉस कराया, तो आपको 6 अच्छे प्लांट मिल गए, यानी कि 4 बार आपने क्रॉस कराया। तो आपने 4 बार क्रॉस कराया तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट मिला जो आप चाहते थे। तो लगभग मान लीजिए कि अगर एनुअल प्लांट होगा तो इसको 4 वर्ष लग जाएंगे आपको एक अच्छी ब्रीडिंग बनाने में, अच्छी क्वालिटी के प्लांट को बनाने में। तो ये कहता है फैक्टर ब्रीडिंग साइकिल, ये कहता है कि भाई आप ट्रेडिशनल की जगह आप अगर मॉडर्न टेक्निक या फिर मॉस टेक्निक या मालिकुलर डीएनए के द्वारा या डीएनए के द्वारा आप नए प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो आपको एक ही बार में जैसा करेक्टर आप चाहते हैं उस प्रकार के करेक्टर को आप डेवलप्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपकी जो टाइमिंग थी एक नई वैरायटी उत्पन्न करने की, वो भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, ब्रीडिंग साइकिल, ठीक है, यानी कि समय भी कम लगेगा अगर आप डीएनए लेवल पे कराएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी गई है। द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड ब्रीडिंग कैन टेक मेनी ईयर। ठीक है, अगर आप
मॉडर्न टेक्निक के बजाय अगर आप ट्रेडिशनल टेक्निक लेते हैं कि आप दो दो प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकती है, यानी कि कई साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसी टाइमिंग को कम करना चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, तो आप क्या करेंगे, मास सिलेक्शन के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, मास सिलेक्शन के द्वारा आप जल्दी से चीज़ों को क्या कर सकते, टाइम उसको कम कर सकते हैं, यानी कि डीएनए लेवल पे आप क्रॉस कराइए और अच्छी क्वालिटी के प्लांट आप 1 वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो टाइम में कमी हुई, ये भी उपलब्धियाँ हुई किसकी, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, चलिए आगे की बात समझिए। तो ये अचीवमेंट की बात हो गई। अब आपके सिलेबस में और भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि ऐसी ब्रीडिंग की जाए जो पेस्ट से लड़ने के लिए हो, तो उसमें कई मेथड हैं। उसके बाद आपका है जो है कि ये ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका है क्या है, तीसरा है आपका ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके और भी टाइप्स हैं, यानी कि सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए तो आपको पढ़ना है, तो इसी लेक्चर में हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रीडिंग फॉर क्या था पहला आपका, ये है आपका ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा है इसमें, ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट में द पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड, यानी कि अगर आपको ऐसे प्लांट को ग्रो करना है जो पेस्ट, यानी कि डिफरेंट पेस्ट क्या होता है, जो पेस्ट क्या होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं उसको हम लोग पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट किसी प्लांट पे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट पे जाए और प्लांट को इन्फेक्ट ना हो, उस प्रकार की आपको प्रजाति को बनाना है। तो ब्रीडिंग के माध्यम से आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने बताया कि 2 मेथड है, फॉलोइंग मेथड है, तो हम लोग 2 मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है, 2 नहीं लगभग हम लोग 3 मेथड, पहला आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, दूसरा आपका मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन मेथड, और तीसरा आपका बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी मेथड के बारे में। ठीक, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में ये है भैया कि जैसे पारंपरिक, ट्रेडिशनल को हिंदी हम लोग पारंपरिक कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। अब आपको ऐसी प्लांट बनाना है जो डिजीज रेजिस्टेंट ही हो, तो आप 5-6 प्लांट या 20-25 प्लांट ने आपको लिया, इसको क्रॉस कराया, इसको क्रॉस कराया, ये सारे प्लांट को क्रॉस कराया और आपको 10 प्लांट अच्छी क्वालिटी के मिल गए। ठीक है, तो आप उसी से नए नए क्रॉस करा के और प्लांट ग्रो कर लेंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड यही कहता है, ठीक है, कि आप इसमें देखिए, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसमें आपको बहुत सारे प्लांट को लेना होता है। जैसे आप लोग अगर प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, क्लोनल सिलेक्शन पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग 700 से 1000 या 600 से 1000 प्लांट को लेते हैं, आपस में क्रॉस करा करके 6-7 वर्ष के बाद अच्छी क्वालिटी के डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को प्राप्त करते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है। ठीक, चलिए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। इन दिस मेथड क्लास आर मेड बिटवीन, क्रॉस इज मेड बिटवीन, ठीक है, क्रॉस या इन या रहने देंगे तभी ठीक है, मेड बिटवीन लिखिए, MADE, मेड बिटवीन क्रॉप्स वेराइटी विथ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी एंड प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्रोजनी, द रिजल्टिंग प्रोजनी ग्रेजुअली improving resistant power over generation. This method take longer time in production of pest resistant variety. ठीक है, तो यानी कि इसको यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। देखिए ट्रेडिशनल का मतलब यही है कि आप बहुत सारे प्लांट को आपस में क्रॉस करा करके आप नई वैरायटी को उत्पन्न करेंगे, जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दूसरा होता है मार्कर सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, आप डीएनए लेवल पे जीन को आप ट्रांसफ़र करके नई वैरायटी को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो आप इसको डीएनए लेवल पे इसको आप किसके डीएनए मार्कर के द्वारा इसको आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को भी लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो लिखा क्या है, इट इज मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक एंड इन्वॉल्व
जेनेटिक मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर पेस्ट रेजिस्टेंट जीन। यानी कि आप क्या करेंगे, आपको अगर एक प्लांट अच्छी क्वालिटी का ग्रो कराना है तो आप ऐसे डीएनए को चूज़ करेंगे, जेनेटिक मार्कर के द्वारा ऐसे डीएनए को आप आइडेंटिफाई करेंगे या सेलेक्ट करेंगे जो कैसा हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, यानी कि पेस्ट से लड़ने की उसको उसमें पावर हो। देन क्या करेंगे आप इसको डीएनए मार्कर के द्वारा प्लांट पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। प्लांट पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपको पता है जो उसकी प्लांट वैरायटी बनेगी वो कैसा होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तो ये पूरा था आपका मार्कर के बारे में। ये चीज़ें सारी लगभग वही चीज़ें हैं, केवल आपको मैटर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बीटी टेक्नोलॉजी। बीटी टेक्नोलॉजी क्या होता है इसको समझिए। देखिए आप बीटी टेक्नोलॉजी बहुत बार पढ़ोगे, आपको पता होगा बैसिलस थुरिनजेंसिस ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीटी कह देते हैं, जो कि एक सॉइल बैक्टीरियम है। इसके अंदर आपको पता होगा क्रिस्टल प्रोटीन या क्राइजीन पाई जाती है, ठीक है, जो क्या होता है, विच इज टॉक्सिक टू द हार्मफुल इंसेक्ट, यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक का काम है करता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उसके लिए टॉक्सिक होता है। और वो पार्टिकुलर जिस प्लांट में आप चाहते हैं, ठीक है, जो बीटी रेजिस्टेंट क्रॉप आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस प्लांट में आप बीटी जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बैक्टीरियम के थ्रू आप उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, बैक्टीरियम के थ्रू आप उसको किसी प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो होगा क्या, तो क्या होगा, जो प्लांट के सभी पार्ट होंगे उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप बीटी कॉटन या फिर बीटी प्लांट को अगर आप ग्रो कराएंगे तो आप किस में ग्रो कराएंगे, किसी कंटेनर में, ठीक, या आप कह सकते हैं कल्चर मीडियम में आप उसको ग्रो कराएंगे। तो होगा क्या, अब मैंने बताया कि बैसिलस थुरिनजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, क्राइजीन पाया जाता है। तो आप उस जीन को इस कल्चर मीडियम में आप डाल देंगे, ठीक, और इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल भी होगा, हर चीज़ होगी, प्लांट को आप यहाँ पे ग्रो कराएंगे। ठीक, कोई भी प्लांट आपने ग्रो कराया तो ये बैक्टीरिया या आप कह सकते हैं जो ये प्लांट ग्रो होगा तो उसमें जो चीज़ें हैं सबको न्यूट्रिएंट के रूप में ये एब्जॉर्ब करेगा। तो उसमें आपको बैसिलस थुरिनजेंसिस के जो टॉक्सिक सब्सटेंट होंगे किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट, उसको भी ये अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ये प्लांट के सभी पार्ट तक चला जाएगा, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर एक्सेट्रा, सभी प्लांट के पास ये पहुंच जाएगा। तो प्लांट के पास पहुंच गया, अगर ये प्लांट सपोज करिए कि डेवलप्ड हो गया, ठीक है, अब इस पर कोई इंसेक्ट या इंसेक्टिसाइड्स आया, ठीक है, कोई इंसेक्ट या इंसेक्टिसाइड्स आया और इसको खाया, ठीक, तो ये क्या होगा, ये डिजीज रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट, तो वो इंसेक्ट वहीं पे मर जाएगा। ठीक, तो ये होता है आपका किसके क्षेत्र में, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, सॉरी ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, जो भी पेस्टिसाइड्स आएंगे वो खाएंगे वो मर जाएंगे। तो यही चीज़ ये बताना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। The Bacillus thuringiensis bacteria is a soil bacterium that contain cryogene crystal protein in his plasmid, which has toxic effect on certain harmful insect. The BT crop such as maize, cotton can be produced by BT technology. यानी कि इसके द्वारा मेज को, कॉटन को, इन सब जैसे प्लांटों को ग्रो कराया जा चुका है। ठीक, तो देखिए वही सारी चीज़ें लिखी गई है ना। देखिए, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बीटी टेक्नोलॉजी विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, देयरफॉर बीटी टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प इन द डेवलपिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। वो पेस्ट रेजिस्टेंट था, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। तो आपके सिलेबस में टॉपिक भी दिया गया है। तो इसमें क्या है,
पेस्ट रेजिस्टेंट में वही चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, आप कैसे बनाएंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिजीज से लड़ सके, ठीक है, वो पेस्ट से लड़ सके। पेस्ट का मतलब समझ रहे, जैसे कोई प्लांट है उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे, वो पेस्ट हो गया। अब ऐसा है कि प्लांट के अंदर डिजीज है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मर जाए। अब डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब कि प्लांट में कोई रोग उत्पन्न हुआ है, कोई बीमारी है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस किया जाए तो जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी कि उसमें डिजीज ना हो। तो उसके लिए दो मेथड है, पहला है आपका ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल मेथड, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर असिस्टेड मेथड। तो चीज़ें वही है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई आपको अगर ट्रेडिशनल या ब्रीडिंग मेथड करना है तो आप करेंगे क्या कि भाई मान लीजिए कि 100 प्लांट है ये, और लगभग थोड़े बहुत सारे क्या इन्फेक्टेड है, तो आप सभी के बीच में क्रॉस करा दिए। तो इस 100 में से आपको मान लीजिए कि 20 प्लांट ऐसा मिला जो अच्छी क्वालिटी का था, जिसमें डिजीज हुआ ही नहीं, ठीक। तो इसको कराने में कई वर्ष टाइमिंग लग जाती है, किसके लिए, कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल मेथड में। तो मैंने बताया क्या इसमें होगा क्या कि बहुत सारे प्लांट है, सभी मान लेते हैं कि डिजीज क्या है, डिजीज हुए हैं सब में। तो आप सपोज करिए आपने क्रॉस कराया, 100 प्लांट का आपने क्रॉस कराया, ठीक है, तो 50 वैरायटी तो आपको मिलेगी ही। 50 वैरायटी मान लीजिए कि उसमें से केवल आपको ऐसा मिला कि 20 वैरायटी अच्छी थी, ठीक, आपने इसको निकाल लिया अलग। अब ये जो 50 बच्चे हैं आपके जो नहीं मिली है, उसमें से 20 क्या थी, अच्छी थी। फिर 30 जो बचा आपने फिर क्रॉस कराया, तो आपको यहाँ से लगभग 10 अच्छी वैरायटी मिल गई, ठीक। तो 10 यहाँ 20 यहाँ, फिर आपको 30 प्लांट मिला, 30 के बीच में आपने क्रॉस कराया तो आपको 10 प्लांट एकदम अच्छी वैरायटी की मिली। तो लगभग 4-5 जनरेशन आप इसको जब क्रॉस कराएंगे तो आपको एक अच्छी वैरायटी की प्लांट मिल जाएंगे। तो ये क्रॉस करा के कई जनरेशन में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं उसके डीएनए को, उसके डीएनए को मार्कर द्वारा, डीएनए मार्कर के द्वारा आप सही कर सकते हैं। यानी कि ये अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका जो पार्ट गड़बड़ है, आप उसको सही करके फिर क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट का ही इसको सही कर देंगे आप जेनेटिक के लेवल पे। यानी कि अगर इसका ये वाला जीन खराब होगा तो आप इस जीन को बदल देंगे और एक ही जनरेशन में वो सारी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, आइए दोनों चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। इन दिस मेथड द डिजीज सब्सेप्टेबल एंड नेचुरल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आर क्रॉस्ड विथ प्रोड्यूसेज डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी इन F1 जनरेशन। फिर से समझिए, इन दिस मेथड डिजीज ससेप्टेबल एंड नेचुरल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आर क्रॉस्ड। यहीं पे बात समझ लीजिए आप, इसमें क्या होगा कि आप ऐसे प्लांट को करेंगे जो ऑलरेडी डिजीज जिसमें हो रहा हो। भाई डिजीज प्लांट है तो आप उससे क्रॉस करा के F1 जनरेशन, कई जनरेशन में आप जो भाई अगर आप 2 क्रॉस कराएंगे तो यही होगा F1 जनरेशन, फिर आप इसका क्रॉस कराएंगे तो फिर आपको F1 जनरेशन मिलेगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में आपको एक अच्छी वैरायटी की प्लांट मिल जाएगी। आप कई बार इसको क्रॉस, आपको कंटिन्यू फॉर सेलुलर जनरेशन, आपको कंटिन्यू कई जनरेशन तक आप इसको क्रॉस कराते रहेंगे और आपको फाइनली ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। दिस प्रोसेस टेक सेवरल ईयर, यह प्रोसेस कई वर्ष लग जाते हैं। मॉलिक्यूलर में क्या होगा, ये आप डीएनए के लेवल पे करेंगे, ये आपको एक जैसे आप इस जनरेशन में करेंगे अगले जनरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इस चीज़ को हमको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लैंग्वेज के माध्यम से लिखा गया, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस। अब भैया स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझिए। अभी हमने स्ट्रेस के बारे में बताया भी था। स्ट्रेस का मतलब होता है एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। एबायोटिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, एबायोटिक प्रॉपर्टी या बायोटिक देखिए बायोटिक हम आपको सेकेंड पेपर जब पढ़ाएंगे, ठीक है, आप कह सकते हैं इकोलॉजी, वहाँ पे चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। केवल आपको एक चीज़ बता देते हैं, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक, और ए बायोटिक का मतलब लिविंग, ए मतलब नॉन लिविंग, ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो ए बायोटिक के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है,
एबायोटिक के अंदर ड्रॉट्स, सूखा, ठीक है, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, एसिडिटी, रेन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एबायोटिक होती है, यानी कि नॉन लिविंग है। क्या इसमें जीव है? नहीं। वाटर में आप कह सकते हैं कि कोई जीव है, वो नॉन लिविंग प्लांट है ना, वो नॉन लिविंग वस्तु है ना, थिंग्स है। और आप कह सकते हैं कि सूखा, ये भी तो नॉन लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहता, चाहे वो ऑटोट्रॉफ होता, चाहे हेटरोट्रॉफ होता, वो कैसे होते? एबायोटिक होते, लिविंग होते। तो मेरा कहने का मतलब एबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे वो सूखे से लड़ने की क्षमता उसमें हो, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, इन सब जैसे चीज़ों से लड़ने के लिए डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिएगा, जैसे होता है कि भाई प्लांट है, उसमें क्या हुआ, वो प्लांट है सूखा पड़ा, वो क्या हुआ, सूख गया, या तो उसको कुछ दिन पानी नहीं मिला, वो सूख गया। या कभी कभी ऐसा होता है कि भारी बारिश हुई, प्लांट में, खेतों में पानी लग गया, 4-6 दिन, हफ्ते तक पानी लगा रह गया, तो क्या हो जाता है, वो जो प्लांट आपने उस खेत में लगाया होगा जहाँ पानी लग गया है, वो 10 दिन जाते जाते वो खुद ही पीला पड़ जाता है, इवन वो सूख जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि भाई पानी पड़े, यानी कि ज़्यादा पानी हो जाए या पानी कम हो जाए तो प्लांट सूख जाए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, ज़्यादा उस पर पीएच उसकी ज़्यादा हो जाए, या रेनफॉल हो जाए। रेनफॉल मतलब समझ रहे, जैसे भाई पहली बार जब बारिश होती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो प्लांट में वो अगर वो केमिकल गए तो वो सूख जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया गया है। ठीक, तो वही है, द स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट वर स्ट्रेस टॉलरेंस क्रॉप वेराइटी अगेंस्ट टू द वाटर लॉगिंग कंडीशन एंड एसिडिटी, सैलिनिटी एक्सेट्रा कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में वही सब चीज़ें हैं, ठीक है, कि भाई बहुत सारे प्लांट को आप लेंगे, क्रॉस करा करके एक नए प्लांट को बनाएंगे। तो इसके द्वारा 2 प्लांट को बनाया गया है, जैसे सवारा सबवन, ठीक है, सवारना सबवन, और ड्रॉट, TROUGHT, ठीक है, यहाँ पर लीजिएगा, ये देखिए डी लिखा है, DRO, ठीक है, देखिए DROUGHT, ड्राट, और ये गार्ड, यानी कि सूखे से बचने के लिए 2 वैरायटी बनाई गई है, स्वर्णा सबवन और ड्राट गार्ड। ठीक, 2 वैरायटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक, तो चीज़ें वही है, ड्राट से या वाटर लॉगिंग से, कंडीशन, सैलिनिटी से, इन सब से बचने के लिए नेचुरली क्या किया जाता है कि बहुत सारे प्लांट हैं, उसके बीच में क्रॉस करा करके एक नए प्लांट को हम लोग ग्रो कराएंगे विदाउट किसी डीएनए लेवल पे, केवल हम लोग क्रॉसिंग के बेस पे उसको एक नई वैरायटी को उत्पन्न करेंगे। दूसरा क्या है, आपको भाई डिजीज टॉलरेंस प्लांट को बनाना है, ठीक है, उस पर एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट का कोई इफेक्ट ना पड़े, कहने का मतलब एबायोटिक का मतलब वाटर लॉगिंग, इन सब चीज़ों का, सैलिनिटी का, ठीक है, ड्राट का, एसिडिक रेन का, रेनफॉल का कोई दिक्कत ना हो, तो आप डीएनए के लेवल से क्या कर सकते हैं कि भाई उसमें डीएनए वैसी आप जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे जो क्या हो, जो उसके लिए क्या हो, टॉलरेंस का काम करे, उसको उस चीज़ों से बचाए। तो इस प्रकार के प्लांट को भी आप डीएनए के द्वारा, ठीक है, डीएनए के द्वारा, यानी कि डीएनए का ट्रांसफर करके प्लांट में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें ईजी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जहाँ पर समझाने वाली चीज़ें होती हैं हम ऑलरेडी समझा देते हैं, जहाँ पे केवल समझी हुई चीज़ है तो उसको हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल बताया गया है, इन मेज प्लांट जेनेटिक मार्कर आइडेंटिफाई है FY, ठीक है, एंड सेलेक्ट द ड्रॉट टॉलरेंस जीन्स एंड प्रोड्यूस मेज ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप स्पीसीज विथ हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। तो यानी कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा, ठीक है, ड्रॉट टॉलरेंस, ठीक है, स्ट्रेस, इन सब जैसी चीज़ों को मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की तरह बनाया गया है। और मेज को, मक्के को, वीट को, बार्ली को, काटन को, बहुत सारे प्लांट को ऐसा प्रोड्यूस किया गया है। ठीक, तो ये पूरी बात रही अचीवमेंट ऑफ इंडिया की, और एक छोटा टॉपिक था जो क्या था, ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस टॉलरेंस,
ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट, ये सारी टॉपिक आज आपकी फिनिश हो जाती है, कवर हो जाती है। लगभग मैंने आपको आज 4 या 5 पेजेस में सारी चीज़ों को बताया है, 4 या 5 पेजेस होंगे जो भी होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर देखिए 65 पेज पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 65 पेज पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। लगभग आपका 8 पेज और बचा है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको कल की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी बहुत लंबा आपका थोड़ा होगा क्लास, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। कल की क्लास में हम लोग मेल स्टेरिलिटी के बारे में समझेंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लास होगी और यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ये मान के चलिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखना ही देखना है, चाहे वो 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, जो भी होगा आपको यहाँ से अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि इन जैसे टॉपिक पे अच्छे ढंग से वीडियो बनाने के लिए, ठीक। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक। सिंपली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल को ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आप लोग भूला करिए, ठीक है। लाइक तो जरूर करके जाइएगा, शेयर भी कर दिया करिए जो आपके साथ विद्यार्थी पढ़ रहे हो, ठीक। चलिए।